आइस लेयर्स का जो बॉस होता है वो कहता है, क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो मुझसे और मेरे टीममेट से लड़ने की? हम तो बहुत ही ज्यादा हैं, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम बस अकेले ही हम लोगों को हरा सकते हो? तभी जिन्फू कहता है, क्या तुम बहुत ज्यादा? तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा हो? उसके बाद जिन्फू यहाँ पे अपने शैडो सोल्जर्स को बुलाता है। ये फाइट देखकर जो जिन्फू के टीममेट्स होते हैं वो तो ये फाइट देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। भी आइस लेयर जिन्फू से कहता है कि अब ये कौन सी नौटंकी है? जिन्फू कहता है, क्या नौटंकी? मुझे तो लगा था कि तुम्हें पता होगा। उसके बाद जो जिन्फू की आर्मी होती है वो इन आइस लेयर्स के ऊपर अटैक कर देती है, सभी को मारना शुरू कर देती है और यहाँ पे काफी जबरदस्त फाइट होती है। तभी यहाँ पे जो हिजन होती है वो अपने टीममेट्स को लेकर एक पेड़ के पीछे चली जाती है। तभी जिन्फू यहाँ पे कहता है कि इसने मेरी टीम को नौटंकी कह दिया, ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी। हाँ, माना कि मेरे पास काफी सारे सैनिक हैं, काफी सारे शैडो सोल्जर्स हैं, लेकिन मेरी जो माना है वो एक लिमिट तक ही है और ज्यादा समय तक मैं अपनी आर्मी को यहाँ पे नहीं ला सकता, क्योंकि वो ज्यादा समय तक नहीं लड़ सकते। माना कि मेरे पास काफी बेहतरीन आर्मी है और वो भी काफी ताकतवर है, और जिस तरीके से ये आइस लेयर्स मेरी आर्मी को खत्म करते जा रहे हैं, इनकी संख्या तो बहुत ही तेजी से घट रही है। जब मेरी आर्मी आइस लेयर्स को मार रही है, मेरा लेवल अप तो हो रहा है, लेकिन दिक्कत तो बस ये बंदा है। यहाँ पे जिन्वो आइस लेयर्स का जो बॉस होता है वो उसके बारे में बात कर रहा होता है, जिसने कि उसके काफी सारे शैडो आर्मी को खत्म कर दिया होता है। जिन्वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये बंदा तो मुझसे कई ज्यादा ताकतवर है और यहाँ पर ये आसान नहीं होने वाला कि मैं इसको इजीली हरा दूं। अगर मैं यहाँ पे एक ग्रीस को बुलाता हूँ तो बहुत ही कम चांसेस है कि यहाँ वो उसके सामने खड़ा हो सके। उसके बाद जो बॉस आइस लेयर का होता है वो जिन्वो को बताता है कि मेरा नाम बारुका है, आखिरकार तुम्हारा क्या नाम है? तभी जिन्वो उसको बताता है कि मेरा नाम सांग जिन्वू है। उसके बाद इन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। आइस लेयर जिन्वो को बोलता है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं लास्ट टाइम फाइट के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड कब हुआ था। जिन्वो के जो मेज होते हैं वो थोड़ी देर के लिए आइस लेयर से उसको दूर कर देते हैं, लेकिन वो आइस लेयर जिन्वो के सामने फिर से आ जाता है। लेकिन जिन्वो के पीछे जो ए रैंक का हंटर किम होता है वो वहाँ पे पड़ा हुआ होता है, लेकिन तभी वो वहाँ पे जाग जाता है। वो जिन्वो की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिन्वो के सामने से आइस लेयर उसके ऊपर अटैक करता है और पीछे से ए रैंक का हंटर अटैक करता है। तभी दोनों के दोनों जिन्वो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर किम चुल उसके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही जिन्वो इग्रीस को यहाँ पे समन करता है। जैसे ही इग्रीस यहाँ पे आता है वो सबसे पहले किम चुल को खत्म कर देता है। आइस लेयर जिन्वो को देखकर कहता है, इंटरेस्टिंग, लेकिन ये तुम्हारी किस्मत तो नहीं बदल सकता। तभी जिन्वो कहता है, अराइज। जिन्वो का शैडो सोल्जर इग्रीस और आइस लेयर का बॉस, इन दोनों के बीच काफी ज्यादा फाइट होती है। उसी के बीच जो जिन्वो होता है वो ए रैंक के हंटर के पास जाता है और उसे अराइज बोलता है, जिसकी वजह से वो भी अब जिन्वो का एक शैडो सोल्जर बन चुका होता है। तभी जिन्वो का सिस्टम उसे नाम रखने के लिए कहता है। तभी जिन्वो सोचता है और कहता है कि तुम तो एक टैंक थे, इसीलिए तुम्हारा नाम आयरन होगा। तो जिन्वो ने यहाँ पे अपने शैडो सोल्जर का नाम आयरन रख लिया होता है। आइस लेयर का बॉस इग्रीस के ऊपर भारी पड़ता है और वो उसको काफी ज्यादा डैमेज कर चुका होता है, और तभी वो जिन्वो को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम एक सोल्जर को लेके मुझसे जीत पाओगे? तुम तो फिर सपने ही देखो। भी आइस लेयर का जो बॉस होता है वो आयरन को देखकर कहता है, ओह, तो लगता है कि तुमने भी यहाँ पे फाइट को ज्वाइन कर लिया है ना? चलो फिर ठीक है, मैं सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा। और तभी वो सबसे पहले जाके आयरन के ऊपर अटैक करता है और तभी इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तभी आइस लेयर्स का जो बॉस होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे जीत जाओगे? नहीं, तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, तुम तो मेरे सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे। तभी जिन्वो कहता है, ठीक है, लेकिन इसके जैसे 3 कैसे रहेंगे? उसके बाद जिन्वो यहाँ पे अपने और भी शैडो सोल्जर को समन कर लेता है। बाकी जो भी जिन्वो के टीममेट्स होते हैं वो ये सभी कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन्वो की सिस्टर की जो फ्रेंड होती है
वो हिजन से पूछती है कि क्या हंटर्स अक्सर ऐसे ही फाइट करते हैं। तभी हिजन कहती है नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मैंने एग्जाम भी दिया है लेकिन उसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और जो भी यहाँ पे चल रहा है इसके पहले ना ही मैंने पहले कभी सुना है और ना ही कभी देखा है। ये तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं। तभी वो जो दूसरा टीममेट होता है वो बोलता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग सपना देख रहे हैं। वो लोग ऐसा इसीलिए कह रहे होते हैं क्योंकि जिन्हों ने अपने शैडो सोल्जर्स को जिस तरह समन किया होता है, जैसे वो फाइट्स करते हैं, ये सब कुछ देख के वो सोचते हैं कि शायद ये सपना हो सकता है। दूसरी तरफ आइस लेयर्स की जो फाइट हो रही होती है आयरन के साथ, तभी जिन्वू फाइट के बीच में जाता है और जो आइस लेयर्स का बॉस होता है उसके ऊपर वो डैगर से अटैक करता है। जिन्वू का सिस्टम उसे बताता है पैराडाइज इफेक्ट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन आइस लेयर्स का जो बॉस होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। इसी वजह से जिन्वू का जो ये इफेक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है। तभी आइस लेयर्स का जो बॉस होता है वो कहता है तुम इतनी जल्दी और इतनी इजीली तो मुझे नहीं हरा सकते, तुम सभी के सभी तो बस कबाड़ा हो और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी जिन्वू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कंप्लेन करने का अभी सही टाइम है, इसीलिए तुम बस फाइट पे ध्यान दो और अपने आसपास देखो। तभी जो जिन्वू के शैडो सोल्जर्स होते हैं उन्होंने काफी सारे आइस लेयर्स को मार दिया होता है। तभी आइस लेयर्स का जो बॉस होता है वो जिन्वू पर गुस्सा करते हुए कहता है अगर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूं तो ये जो तुम्हारे नमूने हैं तो ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे। तभी जिन्वू अपना डैगर निकालता है। जिन्वू अपना डैगर काफी ज्यादा दूर फेंकता है। उसके बाद जो आइस लेयर का बॉस होता है वो जिन्वू को कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, आखिरकार तुमने अपना वेपन इतनी ज्यादा दूर क्यों फेंक दिया। तभी जिन्वू यहाँ पे अपने कमांडर टच का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जिन्वू किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को बिना उसको छुए ही कंट्रोल कर सकता है। तभी जिन्वू ऐसे ही करता है, जो उसने डैगर काफी ज्यादा दूर फेंका होता है अपने इस स्किल का इस्तेमाल करके आइस लेयर्स का जो बॉस होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी उसके पीछे से जिन्वू का शैडो सोल्जर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन आइस लेयर्स का बॉस कहाँ ही मानने वाला था, यहाँ पे वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और छूट जाता है। वो जिन्वू और उसके बाकी शैडो सोल्जर्स के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है मैं तुम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबके सबको मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे जिन्वू अपनी हाई एबिलिटी का इस्तेमाल कर उसके बिल्कुल क्लोज आता है। तभी वो उसके ऊपर अपने डैगर से अटैक कर देता है। तभी जिन्वू कहता है अब तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया। तभी वो आइस लेयर्स का बॉस उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे जीत सकते हो। तभी पीछे से आयरन आ जाता है और वो आइस लेयर्स के ऊपर अटैक करता रहता है लगातार। तभी जिन्वू कहता है देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है। जो आइस लेयर्स का बॉस होता है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तभी जिन्वू का जो सिस्टम होता है वो उसको बताता है कि तुमने इस डंजन के बॉस को हरा दिया है। ये सुनने के बाद जिन्वू तो काफी रिलैक्स फील करता है। तभी हम उसके टीममेट्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। उसके बाद हम आयरन को देखते हैं जो कि, और यहाँ पर जो आयरन होता है वो यहाँ पे आइस लेयर्स के बॉस को लगातार मारता ही रहता है, जबकि वो आइस लेयर का बॉस तो खत्म हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर अटैक करता रहता है। तभी जिन्वू उसे कहता है अरे भाई शांत हो जा, शांत हो जा। तभी जिन्वू अपने मन में सोचता है कुछ भी कहो, ये तो अभी भी बेवकूफ ही है। उसके बाद जिन्वू अपने टीममेट्स के पास आता है और उन्हें बोलता है चलो वापस चलते हैं। तभी जिन्वू के जो टीममेट्स होते हैं वो कहते हैं कहाँ कहाँ चलना है, क्या हम वापस घर जाने वाले हैं। तभी जिन्वू कहता है वो देखो सामने गेट ओपन हो चुका है, इसका मतलब हम वापस घर जा सकते हैं। तभी जिन्वू के जितने भी टीममेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनको तो लगा था कि वो पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो यहाँ पे बच गए।
इसीलिए वो अब वापस घर जा सकते हैं। तभी जिन्वू आइसलैंड के बॉस की तरफ देख के कहता है कि क्या अब मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। तभी मिस्टर बेक और बाकी के एम्प्लॉइज उन सभी का बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वाइल्ड टाइगर गिल्ड का चीफ मिस्टर बेक से कहता है कि यहाँ पर सुबह के 3 बज चुके हैं, इसका मतलब गेट के अंदर 1 हफ्ता बीत चुका है। तभी वो मिस्टर बेक से कहते हैं कि मुझे लगता है सर आपको यहाँ से अब चले जाना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी है और मैं आपकी जगह यहाँ पे देखभाल करूँगा। तभी मिस्टर बेक उससे कहते हैं आखिरकार तुमने मुझसे ये एक्सपेक्ट कैसे कर लिया कि मैं चला जाऊंगा। मेरे मेंबर्स डंजन के अंदर ट्रैप्ड हो चुके हैं और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे उन लोगों का सुबह तक इंतजार करूंगा। तभी वो लोग देखते हैं डंजन का जो गेट है वो अपीयर हो रहा होता है, मतलब अंदर से कोई बाहर आ रहा होता है। मिस्टर बेक अपने मन में सोच रहे होते हैं जरूर ये सब कुछ किम चुल ने ही किया होगा। इसका मतलब किम चुल ने ही पूरे डंजन को क्लियर कर दिया। वो सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि किम चुल आया ही नहीं है तो वो हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे तो बस थोड़े बहुत हंटर्स आए हैं। सभी लोग हंटर्स को बाहर आता देख बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जो वाइल्ड टाइगर गिल्ड का चीफ होता है वो सोचता है सांग जिन्वू कहाँ है। तभी हम देखते हैं सांग जिन्वू भी बाहर आ जाता है। तभी चीफ कहता है जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तभी मिस्टर बेक कहते हैं क्या ये क्या हो गया, किमचुल कहाँ पे है? गेट तो डिसअपियर हो गया, क्या सिर्फ तुम ही 4 लोग बचे हो? तभी हिजिन उसे बताती है कि हाँ सर बस हम ही लोग बचे हैं। मिस्टर बेक ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि क्या सिर्फ लो रैंक के हंटर्स बचे हैं, एक भी ए रैंक का हंटर वापस ही नहीं आ सका, ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि आखिरकार गेट के अंदर हुआ क्या है। उसके बाद मिस्टर बेक सांग जिन्वू की तरफ देखते हैं और सोचते हैं क्या सभी इसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी वो जिन्वू के पास जाते हैं और कहते हैं सुनो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अभी जिन्वू उनका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, अगर आपको कुछ बताना है या पूछना है तो आप अदर गिल्ड के मेंबर से पूछ सकते हो। मिस्टर बेक ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उस बंदे ने हाथ भी हटा दिया मेरा। मिस्टर बेक उसके कंधे पे फिर से हाथ रखते हैं और कहते हैं ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी। तभी वो बताता है कि मेरा नाम बेक है, मैं वाइल्ड टाइगर गिल्ड का मास्टर हूँ और ये मेरा ऑर्डर है। तभी मिस्टर बेक युनवू से कहते हैं कि हमने अपने पूरे 9 मेंबर्स को खो दिया है, इसीलिए मेरे पास इतना अधिकार तो है एक गिल्ड मास्टर के तौर पर मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस तो पूछ ही सकता हूँ। तभी जिन्वू कहता है हाँ तो मैं तुम्हारे कम से कम 3 मेंबर्स को तो बचा के ले आया ना, और वैसे भी एक गिल्ड मास्टर के तौर पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए? उसके बाद मिस्टर बेक जिन्वू से कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर निकाल दी, तुम सही हो और जो भी मैंने कहा तुम्हें उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। उसके बाद जिन्वू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिस्टर बेक हेजिन के पास आते हैं और बोलते हैं कि इसको क्या हुआ है, इसका इतना मूड खराब क्यों है। तभी हेजिन बोलती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने जो भी कुछ अंदर देखा वो काफी ज्यादा अजीब था। तभी वो बोलती है कि मैं तो ये देख के हैरान हो गई थी क्योंकि इसने डंजन के बॉस को हरा दिया था। तभी वहाँ पे वाइल्ड टाइगर गिल्ड का चीफ भी आ जाता है और बोलता है सॉरी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा, वो बस थका हुआ है, वो कोई बुरा इंसान नहीं है। वे मिस्टर बेक बोलते हैं कि इशू ये नहीं है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि तुमने अभी तक इसको रिक्रूट क्यों नहीं किया, जल्दी से जल्दी उसको रिक्रूट करो। तभी चीफ कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ सर। भी मिस्टर बेक कहते हैं कि ये इनफ नहीं है, मैं उसको रिक्रूट कर लेना चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। इसके बदले मैं तुम्हें हर प्रकार का सपोर्ट दूंगा जो कि तुम्हें चाहिए। इस इंसान को किसी भी हालत में हमारे गिल्ड में ज्वाइन करवाओ। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जो कि कार में बैठ के घर वापस जा रहा होता है। तभी जिन्वू डंजन के अंदर का सीन याद कर रहा होता है। जब जिन्वू ने उस डंजन के बॉस को मारा था उसके बाद वो उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो उसको अपनी आर्मी में ऐड करना चाहता था, लेकिन वो फेल हो जाता है। तभी जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जो मेन डिफरेंस था वो हमारी स्ट्रेंथ ही थी,
कितनी ज्यादा बेकार बात है ना कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो दोस्तों, यहाँ पे जिन्वू आइसलैंड का जो बॉस होता है उसको अपनी आर्मी में एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो 3 बार फेल हो जाता है। इसका मतलब ये है, अगर जिन्वू 3 बार किसी की शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया तो इसका मतलब है अब जिन्वू उस आइस लेयर के बॉस को अपनी शैडो शोल्डर में ऐड नहीं कर सकता। तभी जिन्वू वहाँ पे एक डैगर निकालता है, और जो डैगर होता है वो जो आइस लेयर का बॉस होता है वो उसका होता है। तभी जिन्वू कहता है चलो कोई बात नहीं, कम से कम मैं ये वेपन तो ले पाया। उसके बाद जिन्वू सबसे पहले जो जिन्वू की सिस्टर की फ्रेंड होती है जिन्वू, उसको उसके घर पे ड्रॉप करता है। उसके बाद जिन्वू भी अपने घर वापस चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं जिन्वू अगले रेड मिशन को कंप्लीट करने के लिए निकल जाता है। तभी जिन्वू यूजिन को कहता है कि हमने किसी को पिकअप करना है। तभी जिन्वू उसी तरफ निकल जाता है जहाँ पे जिन्वू ने बताया था हमने किसी को पिक करना है। यहाँ पे जिन्वू की सिस्टर की जो फ्रेंड होती है सॉन्ग ही, जिन्वू उसे फोन करके बोलता है कि तुम अपने घर के बाहर आ जाओ, हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। आज मैं तुम्हें फिर से उस गेट के अंदर लेके चलूंगा। ऐसे ही यूजिन ये बात सुनता है, वो कहता है क्या ये वही गर्ल है जो तुम्हारे साथ डंजन के अंदर गई थी? तभी जिन्वू कहता है हाँ ये वही गर्ल है। तभी यूजिन अपने मन में सोचता है आखिरकार जिन्वू के पास उसका नंबर कहाँ से आया, कहीं ये कोई रिलेशनशिप में तो नहीं है। तभी हम देखते हैं यूजिन जिन्वू को लेके वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसने उस गर्ल को पिक करना था। तभी यूजिन कहता है जिन्वू को कि अब मुझे सांगी को क्या मिस सांगी कहना चाहिए। तभी जिन्वू कहता है क्या क्या बकवास कर रहा है तू, वो बस मेरी छोटी बहन की फ्रेंड है। भाई तू तो कहानी को कहीं और ही लेके जा रहा है। तभी जिन्वू और सांगी उस डंजन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यूजिन ये सब कुछ सुन के हैरान होता है, वो कहता है क्या क्या बात कर क्या रहे हैं ये आपस में। जिन्वू ने उसको तो कुछ भी बताया नहीं होता, इसीलिए उसको कुछ पता भी नहीं होता है। तभी ये लोग बातें करते करते वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इनको जाना था अगले मिशन के लिए। तभी हम देखते हैं जिन्वू अंदर एंटर करते ही अपने सारे शैडो शोल्जर्स को समन कर देता है, और वो उसके शैडो शोल्जर्स वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को मार देते हैं। तभी हम देखते हैं यूजिन जो कि वहाँ पे खड़ के सब कुछ देख रहा होता है, वो जिन्वू को अपनी डरी हुई आवाज में कहता है क्या था ये सब कुछ, क्या कर क्या रहे हो तुम, और आखिरकार ये लोग कौन है? तभी जिन्वू यूजिन की तरफ देखते हुए कहता है ये मेरी स्किल है। ये बात सुनने के बाद यूजिन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारे पास ये स्किल कहाँ से आई कि तुम अपने शैडो शोल्जर्स को समन कर सकते हो? तभी जिन्वू कहता है हाँ इसकी काफी लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें कभी और सुनाऊंगा। तभी जिन्वू बताता है कि ये जो मेरे शैडो शोल्जर्स हैं ये सभी तो काफी ताकतवर हैं, और ये सभी मेरे लिए ही लोगों को हंट करते हैं, और जो भी काम मुझे करवाना होता है मैं इनसे करवा लेता हूँ। यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनको मारने के बाद यहाँ पे जो क्रिस्टल्स मिलते हैं वो शैडो शोल्जर्स उठा लेते हैं। तभी यूजिन ये सब कुछ देख के कहता है कि सर कम से कम मुझे स्टोन्स तो उठाने दीजिए। इस पे जिन्वू कहता है क्यों? तभी यूजिन बताता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि मुझसे तो मेरी जॉब भी छीन ली गई है। तभी जिन्वू अपने मन में सोचता है कि ये तो कितना ज्यादा अजीब है, और दूसरी तरफ वो सोचता है कि आज मेरी यूजिन के साथ लास्ट रेड है क्योंकि उसने 19 रेड्स को कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हम अगले सीन में ईस्ट कोस्ट को यूएसए में देखते हैं, एक ए रैंक के डंजन के अंदर, जहाँ पे ए रैंक का हंटर जिसका नाम जेम्स होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि हमारा स्ट्राइक स्क्वाड पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये कोई ह्यूमनॉइज्ड बीस्ट है? जब वो बीस्ट होता है वो उस बंदे के पास आता है और उसको देख के काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो बंदा उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे फ्रेंड्स मरे नहीं है, मैंने बस उन्हें कुछ समय के लिए नॉक करके रखा है। तभी वो बंदा बताता है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूँ, तुम्हारे लोगों ने सबसे पहले अटैक किया था इसीलिए मैंने भी अटैक किया। तभी वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरीके से समझाऊं कि मैं एक कोरियन हूँ। अगले सीन में हमें यहाँ पे यूजिन और जिन्वू को दिखाया जाता है। यूजिन जिन्वू को पार्टी दे रहा होता है क्योंकि उसके जो 19 रेड थे वो कंप्लीट हो चुके थे। तभी जिन्वू कहता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे 19 रेड्स कंप्लीट करवाऊंगा तो मैंने करवा दिए।
तो उसके बाद तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तभी यूजिन उसको बताता है कि मुझे तो अब यहाँ पे एक हिडन एग्जाम देना है, जिसके बाद मेरा जो गिल्ड मास्टर का लाइसेंस है वो मुझे मिल जाएगा। उसके बाद मुझे अपने फादर से भी कुछ डील्स करनी है और कुछ बातचीत करनी है। तभी जिन्वो कहता है जो 30 मिलियन वॉन्स की बिल्डिंग थी वो तो मेरी हो गई है, मैं तो सिर्फ इसको बोनस के तौर पे रख रहा हूँ। वैसे भी मेरा रियल गोल तो था लेवल अप करना, जो कि मैंने कर दिया है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी और किसी प्रकार की यहाँ पे डील आगे बढ़ानी चाहिए। तभी यूजिन जिन्वू से पूछता है कि सर आपका वैसे फ्यूचर प्लान क्या है? तभी जिन्वू एक कैसल डोर की निकालते हुए कहता है मुझे तो अभी कहीं और ही जाना है। तभी यूजिन कहता है जिन्वू से सर अगर आपको मेरी कोई भी जरूरत हुई तो मुझे जरूर याद करना। और वो बताता है कि मेरा ओल्डर ब्रदर और मैं 10 साल से अलग हैं। ना ही हमने कभी बात की है और ना ही हमने बैठ के कभी खाना खाया है, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता। इसीलिए हम काफी समय से एक साथ नहीं बैठे हैं और ना ही हमने बात की है। अगर आपकी तुलना उससे की जाए तो आपने तो मेरी जान बचाई है और आपने ही मेरी इतनी हेल्प की ताकि मैं अपने गोल्स अचीव कर सकूं। आप तो मेरे भाई से भी बढ़कर हैं। तभी जिन्वो उसकी बात सुनते हुए कहता है अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम मुझे अपना ओल्डर ब्रदर मानते हो तो मैं भी तुम्हें अपना यंगर ब्रदर मानता हूँ। ये बात सुनते ही यूजिन की आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहता है यस यस सर। तभी जिन्वो सामने टीवी पे देखता है जहाँ पे न्यूज चल रही होती है। यहाँ पे जो मिस्टर बेक होते हैं वो पूरी मीडिया को बताते हैं कि हाँ ये बात सही है कि सभी हाई रैंक के हंटर्स मारे गए और लो रैंक के हंटर्स बच गए। और जो वहाँ पे सर्वाइवर्स थे उन्होंने बताया कि उनकी हेल्प किसने की। और यहाँ पर जो एसोसिएशन की इन्वेस्टिगेशन थी वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई थी। इसके बाद जो यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो पूछते हैं कि आखिरकार आप हमें सर्वाइवर का इंटरव्यू लेने से क्यों मना कर रहे हैं? जिन्वो देखते हुए कहता है लगता है मेरे बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम मिस्टर बेक को देखते हैं जो कि इंटरव्यू देके काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। वो कहते हैं ये रिपोर्टर्स इन लोगों को पता है कि किस तरीके से स्टोरी बनानी है। तभी मिस्टर बेक के टेलीफोन पे ब्योंगो का फोन आता है। तभी ब्योंगो मिस्टर बेक से पूछता है कि तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा था? तभी मिस्टर बेक बताते हैं कि वो रिपोर्टर्स मुझे परेशान कर रहे थे इसीलिए। तभी ब्योंगो बताता है कि अच्छा वो न्यूज़ तो मैंने देखी है, लेकिन मैं तो अभी जापान में हूँ। तभी मिस्टर बेक कहते हैं क्या आप जापान में हो? आप कब गए? तभी वो बोलते हैं मिस्टर बेक को कि वैसे कुछ भी कहो लेकिन तुम कैमरे में तो काफी ज्यादा कमाल लग रहे थे। तभी मिस्टर बेक कहते हैं कि अब तुम शुरू मत हो जाना, मैं अभी मजाक के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी वो मिस्टर बेक को कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी वो मिस्टर बेक को बताते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी न्यूज देने वाला हूँ। तभी मिस्टर बेक कहते हैं क्या न्यूज? लेकिन तुमने तो अभी बताया कि तुम जापान में हो। तभी वो कहते हैं हाँ, मैंने तुम्हें ये बताना था कि यहाँ पे जापान में किसी ने सीक्रेटली हंटर एसोसिएशन से कांटेक्ट किया था और इसीलिए मैं यहाँ पे चेक करने के लिए आया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब है, जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था। और बहुत ही जल्द ये न्यूज कोरिया में भी आ जाएगी। अभी मिस्टर बे कहते हैं क्या जापान में किसी हंटर के एसोसिएशन से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन क्यों? क्या रीजन हो सकता है? तभी वो बताता है मिस्टर बेक को कि वो किसी ऐसे इंसान से बात करना चाहता था जिसने जेजूलैंड के आइलैंड पे पार्टिसिपेट किया हो। ये बात सुनकर तो मिस्टर बे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे डिटेल में समझा सकते हो? तभी वो उसको बताते हैं कि 4 साल पहले एक एस रैंक का गेट ओपन हुआ था जेजू आइलैंड पे, और जैसे ही हमारा सर्जन मिशन पूरी तरीके से फेल हो चुका था और 4 साल बाद अभी भी वहाँ पे आर्न्स मॉन्स्टर्स हैं और अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे और भी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तभी मिस्टर बे कहते हैं क्या कुछ गड़बड़ हुई है? लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है, तुम छोड़ दो उसे, तुम उस चीज के बारे में क्यों ही बात कर रहे हो? तभी वो मिस्टर बेक को बताते हैं कि वो जो आंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा कैपेबल हो चुकी हैं जिसके कारण वो अब दूसरी कंट्रीज में भी जा रही हैं। उन्हीं के साथ जो फ्लाइंग आंट्स हैं जो कि उड़ सकती हैं वो कहीं और जा रही हैं। और उन्हीं में से एक ऐसी आंट जिसके पास विंग्स थी वो जापान में पाई गई है और उनकी संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है।
उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे जिनवू अपनी सिस्टर से बोलता है कि मुझे एक ट्रिप पे जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ हफ्ते लग सकते हैं। तभी जिनवू की सिस्टर बोलती है जिन्हा कि डियर ब्रदर, मुझे तो लग रहा है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो। तभी जिनवू सोचता है कि क्या है भाई, सभी को ऐसा ही क्यों लगता है। वो कहता है नहीं, मैं किसी गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं जा रहा, मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। तभी अगले सीन में हम जिन्वो को देखते हैं जो कि एक डंजन में आया हुआ होता है खुद का लेवल अप करने के लिए। वो बोलता है जब मैंने सर्वरस को डिफीट किया था, जब मैंने उसको हराया था, तब मेरा लेवल 20 था, लेकिन अब मेरा लेवल काफी हद तक बढ़ चुका होगा। तभी जिन्वू कैसल की निकालता है। उसके बाद उस कैसल की मदद से जिन्वू अंदर चला जाता है। उधर जगह देखने के बाद जिन्वू कहता है क्या ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ। तभी यहाँ पे काफी समय हो गया होता है जिन्वू को आए हुए, लेकिन उसे कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखता। तभी हम देखते हैं जिन्वू को यहाँ पे जो क्वेस्ट मिला होता है उसमें जिन्वू को बताया जाता है कि जो डेमंस की सोल्स होती है उसे कलेक्ट करना है। इसका मतलब जिन्वू को यहाँ पे जितने भी डेमंस होंगे उनको हराना है और उनकी सोल्स को कलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जिन्वू को टोटल 10,000 डेमंस की सोल्स को कलेक्ट करना होगा, जिसके बाद जिन्वू को यहाँ पे काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तभी जिन्वू रिवॉर्ड्स की तरफ देखते हुए कहता है ये तो काफी मस्त लग रहे हैं। तभी जिन्वू इन रिवॉर्ड्स को लेके इसलिए खुश होता है क्योंकि जिन्वू की जो शॉप होती है उसमें काफी सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जिनकी कीमत 10 बिलियन गोल्ड की है। अगर यहाँ पर जिन्वू क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ पे वो किसी भी चीज को खरीद सकता है। तभी जिन्वू कहता है कि मुझे ये नहीं भूलना चाहिए, अगर इसके रिवॉर्ड्स इतने ज्यादा अमेजिंग है तो इसका मतलब जो क्वेस्ट है वो तो और भी ज्यादा हार्ड होने वाले हैं। लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पे एक भी बीस्ट नहीं दिखाई दिया है। तभी जिन्वू के सामने जो डोर होता है वो जैसे ही उसको ओपन करता है वो सामने का नजारा देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या ये कोई फील्ड टाइप डंजन है। असल में ये जो डंजन होता है ये पूरी तरीके से एक खंडर जगह होती है। यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जो कि पूरी तरीके से खंडर होती हैं। इसीलिए जिन्वू को ये डंजन थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। तभी जिन्वू कहता है जैसा कि मुझे 10,000 डायमंड्स की सोल्स को कलेक्ट करना है, इसका मतलब ये है कि 10,000 मैजिक बीस्ट यहाँ पर तो होंगे ही होंगे। तभी जिन्वू देखता है उसके सामने काफी सारे डायमंड बीस्ट आ जाते हैं। तभी जिन्वू का जो सिस्टम होता है वो जिन्वू को बताता है अगर आप एक डायमंड बीस्ट को मारोगे उससे तुम्हें सिर्फ एक ही सोल मिलेगी, और अगर तुम किसी ऐसे डायमंड बीस्ट को हराते हो जिसके पास मल्टीपल सोल है तो उसके लिए तुम्हें इस कैसल के अपर लेवल पे जाना होगा। तभी जिन्वू कहता है वैसे भी मैं सभी लोगों को कह के आया हूँ कि मैं एक हफ्ते की लंबी ट्रिप पे जा रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास तो काफी समय है। तभी जिन्वू उन लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है। काफी सारे डायमंड बीस्ट को मारने के बाद जिन्वू को एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं। तभी जिन्वू कहता है अब तो मजा आने वाला है। उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे हम यूजिन और यूजिन के फादर को देखते हैं। यूजिन अपने फादर के पास गिल्ड मास्टर का लाइसेंस और रेड के रिकॉर्ड्स लाकर उनको देता है। तभी उसके फादर कहते हैं अच्छा तो तुम गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो। तभी यूजिन कहता है हाँ, और वो सोचता है कि मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आखिरकार क्यों मेरे फादर मेरे और मेरे ब्रदर के बीच में किसी एक को डिसाइड नहीं कर पा रहे। तभी यूजिन अपने फादर से कहता है कि फादर आपको ये बात तो पता ही होगी कि गिल्ड मास्टर की पोजीशन आप किसी और को ऐसे ही नहीं दे सकते, मेरा मतलब है स्ट्रेंजर को नहीं दे सकते। तभी यूजिन के फादर कहते हैं बहुत हुआ, मैं तुम्हें अब किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तभी यूजिन हैरान होता है और वो कहता है क्या आप किससे मिलाना चाहते हैं मुझे। तभी वहाँ पर हम देखते हैं जो स्ट्राइक स्क्वाड का एक मेंबर था जो कि जिन्हू के साथ रेड गेट के अंदर गया था, वही पर्सन वहाँ पे बैठा हुआ होता है। तभी वो पर्सन यूजिन को बताता है वहाँ पे जिन्वू के साथ एक यंग फीमेल हंटर आई थी जो कि एक स्कॉलर लग रही थी। उसी के साथ वहाँ पे सांग जिन्वू भी आया हुआ था। तभी यूजिन उस फीमेल हंटर का नाम पूछता है। तभी वो उसको बताता है उसका नाम सोंग ई था
उसके बाद ये बंदा यूजिन को बताता है कि हमारे गिल्ड के जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी वहाँ से लोग बचकर आए थे, वो सभी के सभी सांग जिन वू की वजह से ही बचे थे। और हमें रेड गेट के अंदर सांग जिन वू ने काफी सारे मॉन्स्टर से भी बचाया था और उसी ने ही हमें वहाँ से बाहर निकाला था। वो बोलता है, पहले तो मैं कंफ्यूज था कि 2 ई रैंक के हंटर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन इस चीज का एहसास तो मुझे बाद में हुआ रेड गेट के अंदर कि आखिरकार सांग जिन वू कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी यूजिन के फादर यूजिन को बोलते हैं, जब मुझे पता लगा कि ये ई रैंक का हंटर इतना ज्यादा पावरफुल है, उसी पर्सन ने सभी को रेड गेट से बचा के निकाला और मॉन्स्टर्स को भी मारा, तो मेरी दिलचस्पी ये बात सुनकर तो बढ़ गई थी और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक नॉर्मल हंटर ये सब कुछ कैसे कर सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें गिल्ड मास्टर का लाइसेंस ऑब्टेन करने में जिन्वू का बहुत बड़ा हाथ है, क्यों है ना। तभी यूजिन भी कहता है, हाँ ये बात तो सही है। तभी यूजिन अपने मन में सोच रहा होता है कि जैसे कि मैंने दूसरे हंटर से हेल्प ली है, तो इसके हिसाब से मैं अपने ब्रदर से ज्यादा क्वालिफाई तो नहीं हूँ, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे फादर मुझे गिल्ड मास्टर बनाएंगे। तभी उसके फादर उसे बोलते हैं कि तुम और कुछ कहना चाहोगे, लेकिन यूजिन यहाँ पे कहता है, फादर प्लीज मुझे यूजिन गिल्ड को चलाना है। तभी उसके फादर कहते हैं, हाँ चलो ठीक है। तभी यूजिन ये बात सुनकर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसके फादर कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, क्या तुम सांगजिन वू को हमारे गिल्ड में ज्वाइन करवा सकते हो। जिस पे यूजिन कहता है, हाँ चलो ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। यूजिन के फादर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने 2 एस रैंक के हंटर्स को कांटेक्ट किया था जो कि बहुत ही पावरफुल थे, लेकिन जैसा कि यहाँ पे हमें जिन्वू मिल चुका है, तो मुझे लगता है कि जिन्वू उन सभी से बेहतर है, इसीलिए मुझे किसी भी हालत में जिन्वू को ये गिल्ड ज्वाइन करवाना ही होगा। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जो कि काफी सारे बीस्ट को मार चुका होता है, उसमें से कई लो रैंक के बीस्ट भी होते हैं। इसी के साथ उसको काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं और जिन्वू ने यहाँ पर अभी तक डेमंस के जो सोल्स थी वो अभी उसने सिर्फ 309 ही कलेक्ट की होती हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम, क्योंकि उसने 10,000 कलेक्ट करनी थी। तभी जिन्वू को एक आइटम मिलती है जो कि लो रैंक के डेमंस का हॉर्न होता है और इस आइटम का इस्तेमाल किया जाता है एडवांस मैजिक स्पेल के एक इंग्रेडिएंट के तौर पर और इसीलिए इसको हाई प्राइस में बेचा जा सकता है। तभी जिन्वू कहता है, ये जितने भी अभी तक टास्क मैंने किए हैं वो इतने ज्यादा मुश्किल तो नहीं थे मेरे लिए और मैंने जितने भी लो रैंक के डेमन्स थे उनको तो क्लियर कर दिया है और ये सभी के सभी बीस्ट डी रैंक के थे। जैसे ही वो आगे जाता है तभी वो देखता है यहाँ पे उसे एक दूसरा आइटम भी मिलता है जो कि होता है एंट्री परमिट। जिन्वू इसका इस्तेमाल करके जिन्वू इस कैसल के सेकंड फ्लोर पे जा सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक डिवाइन नेशन सर्कल होता है जो कि आपको इधर से उधर जाने के लिए अलाउ करता है। तभी यहाँ पे जिन्वू अपनी शैडो शोल्डर में से आइस बियर को निकालता है और उसके ऊपर बैठ जाता है ताकि वो बियर जिन्वू को सेकंड फ्लोर पे लेके जा सके। तभी जिन्वू देखता है उसके सामने काफी सारे बीस्ट आ जाते हैं। यहाँ पे जिन्वू कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो बीस्ट उस पे अटैक करता है। जिन्वू तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है कि आखिरकार वो क्या करेगा, लेकिन तभी वो आइस बियर उन सभी बीस्ट को उठा के पटकता है और मार देता है। जिन्वू ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आज के बाद मैं तुम्हें टैंक नाम से बुलाऊंगा। उसके बाद जिन्वू उसे कहता है कि डिवाइस नेशन सर्कल के पास चलो। दूसरी तरफ हम लोग वॉशिंगटन यूएस में द फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स एसोसिएशन को देखते हैं। तभी हम देखते हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर का जो डिप्टी डायरेक्टर होता है वो अपने साथियों से पूछता है कि क्या ये वही है जिसकी तुम लोग बात कर रहे थे, क्या तुमने पता लगाया कि आखिरकार ये कौन है। इसके बाद उसको बताया जाता है कि ये कह रहा है कि एक साउथ कोरिया का हंटर है। फिर वो लोग सोचते हैं आखिरकार ये कोरियन हंटर यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो बताता है कि वो आज से 10 साल पहले एक डंजन में फंस गया था जब एक गेट क्लोज हो गया था। तभी वो लोग सोचते हैं ये तो काफी ज्यादा अजीब केस है, इसको ना ही एक डंजन के अंदर पाया गया जो कि ए रैंक का था, बल्कि यहाँ तक इसने पूरे के पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को बाहर भी निकाला था जो कि ए रैंक के हंटर्स का था।
तो उन लोगों को इसके बारे में बस अभी तक इतना ही पता चला है और उसको ये भी बताया जाता है कि हम सभी को लग रहा है कि तुम एक मैजिक बीस्ट हो जिसके अंदर ह्यूमन मेमोरीज हैं। तभी वहाँ का जो एम्प्लॉय है वो डिप्टी मैनेजर से कहता है कि हमने स्क्वेंजर्स गिल्ड से कांटेक्ट किया है और हमें पता चला है कि वहाँ पे एक एस रैंक का हंटर है जो कि कोरियन लैंग्वेज बोलता है। तभी वो बताते हैं हाँ वो स्क्वेंडर्स गिल्ड का मेन हंटर है जिसका नाम वोंग है। यहाँ पे वो वाइल्ड डोंग की बात ही कर रहा होता है। तभी डिप्टी मैनेजर उसे बताते हैं कि वो कुछ दिनों में आ जाएगा क्योंकि वो पहले साउथ कोरिया गया हुआ था अपने किसी काम से, बस वो वापस आने ही वाला होगा। तभी डिप्टी मैनेजर उससे पूछते हैं कि तुमने अभी इसका नाम क्या बताया था। तभी वो जो एम्प्लॉय होता है वो बोलता है कि इसका नाम प्रोनाउंस करना काफी डिफिकल्ट है, इसका नाम है सांग इल वन। दूसरी तरफ हम सांग जिन्वू को देखते हैं जहाँ पे वो उसी डेमन कैसल के अंदर डेमन्स को क्लियर करके नेक्स्ट फ्लोर पे जा रहा होता है। जिन्वू हमें बताता है कि हर फ्लोर पे जाने के लिए हमको एक आइटम चाहिए होगा जो कि है एंट्री परमिट, जो कि रैंडमली कहीं पर भी आ सकता है। बेसिकली ये जो एंट्री परमिट है उसको हासिल करने के लिए डिवाइन सर्कल का इस्तेमाल करके अगले फ्लोर पर जाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 100 फ्लोर्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे 100 अलग अलग वर्ल्ड हैं। तभी जिन्वू ये लेवल्स क्लियर करते करते 27th फ्लोर पर आ गया होता है। जिन्वू यहाँ पे लेवल काफी तेजी से क्लियर कर रहा होता है और जो उसके सामने डेमोस आते हैं वो उसको इजीली मार देता है। तभी जिन्वू यहाँ पर मिड लेवल के डंजन के बराबर पहुँच गया होता है। उन लोगों को वो वहाँ पे हरा रहा होता है। तभी जिन्वू अपने मन में कहता है कि जो मिड लेवल के डेमोन्स हैं वो सभी शायद सी रैंक या उससे कम के ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो हाई रैंक के डेमोन्स होंगे वो तो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। तभी जिन्वू कहता है कि यहाँ पे मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो मुझे टाइमिंग की है। मुझे यहाँ पर उन डेमोन्स को बहुत ही तेजी से मारना होगा क्योंकि जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि 100 फ्लोर्स हैं, तो मुझे जल्द से जल्द टॉप फ्लोर्स पर तो पहुंचना ही पड़ेगा। सारे के सारे डेमोन्स को मार कर वो भी एक हफ्ते के अंदर। जिन्वू ऐसे ही लेवल क्लियर करते करते 15th फ्लोर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जिन्वू का सामना होता है लोवेस्ट फ्लोर के अवेसिस वेलकन से। ये जो बॉस होता है इसके जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी वाले होते हैं वो सभी बॉस को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। तभी जिन्वू उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है इंटरेस्टिंग। तभी यहाँ पर जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को समन कर लेता है। उसके बाद दोनों में काफी बेहतरीन लड़ाई होती है। तभी हम देखते हैं जिन्वू की जितनी भी शैडो आर्मी होती है वो उस बॉस के जो असिस्टेंट वगैरह होते हैं उन सभी को मार के खत्म कर देते हैं। तभी जिन्वू सोच रहा होता है मेरे साथ साथ मेरे शैडो सोल्जर भी लेवल अप कर रहे हैं। तभी जिन्वू सामने देखता है जो कि लोअर फ्लोर का जो बॉस होता है वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता और वो तो काफी हट्टा कट्टा होता है। तभी जिन्वू कहता है मुझे लगता है कि मैं इसको काफी आसानी से मार सकता हूँ। तभी जिन्वू देखता है जो बॉस होता है वो यहाँ पे मूवमेंट करने लग जाता है। वो काफी तेजी से आता है और जिन्वू की जितनी भी शैडो सोल्जर आर्मी होती है उनको घायल कर देता है। तभी जिन्वू अपने मन में सोचता है ये कैसे हो सकता है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने तो मेरी शैडो सोल्जर आर्मी को ही घायल कर दिया। इसी के बीच में जिन्वू अपनी हाई एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जिन्वू उसकी तरफ काफी तेजी से जाता है और उसको पंच करता है जिससे कि वो एक फ्लोर पे जाके गिर जाता है। तभी जिन्वू अपने मन में सोचता है कि जो मैंने उसको पंच मारा वो तो काफी बेहतरीन था, वो तो काफी दूर जाके गिरा। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया था कि मेरे पंच की वजह से वो उड़ता हुआ वहाँ पे जाके गिरेगा। उसके बाद जिन्वू अपने स्टैट्स को देखता है और उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके स्टैट्स वैसे हो गए हैं जैसे कि उसको चाहिए थे। तभी जिन्वू अपने पीछे उस बॉस को नोटिस करता है और वो कहता है ये फिर से उड़ गया। तभी जिन्वू का सिस्टम जिन्वू को नोटिफिकेशन देता है कि जो लोअर फ्लोर का बॉस है इसने अपनी एक स्किल को इस्तेमाल किया है जो कि है रेज। जिन्वू उसकी स्किल देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जिन्वू कहता है इसकी ये स्किल बिल्कुल सर्बरर की तरह लग रही है जैसे वो इस्तेमाल किया करता था इसे। तभी हम देखते हैं वो बॉस जिन्वू की तरफ काफी तेजी से अटैक करता है। तभी जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है अगर इसने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगा। इतनी ही देर में जिन्वू अपने शैडो शोल्जर्स में से आयरन को समन कर लेता है। यहाँ पे जिन्वू अपनी स्ट्रेंथ स्टैट्स का इस्तेमाल करके उसके अटैक
अटैक से बच जाता है और अपने डैगर का यूज करके उसके ऊपर मारता है, लेकिन वो बॉस फिर भी उसकी अटैक से बच जाता है। तभी जिन्वो कहता है मुझे बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि कब मुझे इसे मारना है और कब मुझे इससे बचना है। जिन्वो तेजी से जाके उस पर अटैक करता है, लेकिन वो फिर भी बच जाता है। तभी जिन्वो अपने मन में सोचता है कि मुझे बहुत ही ध्यान से इसके ऊपर अटैक करना ही पड़ेगा। तभी जिन्वो यहाँ पे एक बिल्डिंग को देखता है जो कि ब्रेक होके नीचे गिरने ही वाली होती है। तभी जिन्वो के माइंड में एक आइडिया आता है। तभी जिन्वो तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग के पास जाता है और वो जो बीस्ट होता है वो भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है उसको मारने के लिए। जैसे ही जिन्वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है वो अपनी स्पीड स्लो कर लेता है। तभी उस डायमंड बीस्ट को समझ आ जाता है कि यहाँ पे जिन्वो क्या करने वाला है, उसकी क्या स्कीम है। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। तभी वो बीस्ट के ऊपर वो बिल्डिंग गिरने लग जाती है। तभी जिन्वो उसके पास अटैक करने के लिए आता है बहुत ही तेजी से, और तभी जिन्वो उसके ऊपर डैगर से अटैक कर ही देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टाइगर गिल्ड का जो चीफ होता है वो और सांग ई को देखते हैं जो कि यहाँ पर जिन्वो को ही ढूंढ रहे होते हैं। तभी सांग ई कहती है मुझे लगता है कहीं उसको किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। तभी वो चीफ कहता है क्या किडनैप, उसे कोई किडनैप कर ही नहीं सकता। और क्या तुमने उसे कभी एक्शन मोड में देखा है? नहीं नहीं, उसे कोई किडनैप तो नहीं कर सकता। लेकिन ये दोनों परेशान हो रहे होते हैं, अगर उसे किसी ने किडनैप नहीं किया तो वो कहाँ चला गया। तभी हम देखते हैं जिन्वो को जिसने डायमंड कैसल के अंदर डायमंड बीस्ट को मार दिया होता है। यहाँ पे सबसे पहले जिन्वो ने उसके ऊपर डैगर से अटैक किया, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग गिर गई जिसकी वजह से वो मर गया। तभी जिन्वो यहाँ पे बताता है उसको मारने के बाद उसे काफी बेहतरीन रिवॉर्ड्स मिले, लेकिन इन सभी रिवॉर्ड्स में से सबसे अच्छा रिवॉर्ड उसको ये मिला। इसका नाम होता है फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्री। ये एक तरह का वुड होता है जिसको इस्तेमाल करके हम हाई क्वालिटी के मैजुअल टूल्स को बनाया जाता है। जिन्वो यहाँ पे कहता है वैसे मुझे इसकी जरूरत तो है नहीं, लेकिन मैं इसको फेंक नहीं सकता क्योंकि कभी ना कभी मुझे इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही। जिन्वो को यहाँ पे नेक्स्ट आइटम मिलता है जो कि होता है डेमोन मीनार का इयररिंग। यहाँ पे जिन्वो को जितने भी आइटम्स मिले होते हैं वो एक एक करके चेक करता है। तभी जिन्वो यहाँ पे नोटिस करता है कि ये जो शैडो शोल्जर आयरन है, जितने भी बीस्ट मरे होते हैं उनके हेड को उठा रहा होता है। तभी जिन्वो कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, स्टॉप दिस। तभी जिन्वो यहाँ पे देखता है जिन्वो ने जिस बॉस को मारा होता है आयरन तो उसको भी घसीट के ले आता है। तो यहाँ पे जिन्वो तो उसे कुछ कह भी नहीं सकता। अभी जिन्वो कहता है हाँ तुमने मेरी हेल्प तो की थी क्योंकि तुमने मुझे अपनी शील्ड दी थी। असल में जो डायमंड बीस्ट होते हैं वो जिन्वो के ऊपर जब अटैक कर रहे होते हैं तो जब उसने आयरन को समन किया था तो आयरन काफी दूर जाके समन हुआ था, और वो जो डायमंड बॉस्ट होता है वो जिन्वो के काफी करीब आ गया होता है। ये आयरन ने जो अपनी शील्ड थी वो जिन्वो को दे दी थी जिसके कारण वो बच गया। तभी जिन्वो यहाँ पर जो उसके मेज होते हैं उनको बताता है। जिन्वो को जो आइटम मिला होता है उनमें से वो एक आइटम उनको देते हुए कहता है ये लो, इसका इस्तेमाल करके जो सामने बिल्डिंग दे रहे हो ना इसको उड़ा दो। तभी वो शैडो सोल्जर्स ऐसा ही करते हैं और वो बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देते हैं और इस धमाके की वजह से बिल्डिंग पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब जिन्वो ये सब कुछ देख रहा है तो वो कहता है काफी बेहतरीन। दूसरी तरफ हम वाइल्ड डोंग सू को देखते हैं जो कि एक मैजिक बीस्ट से मिलने आया होता है। तभी वाइल्ड डोंग सू उसे देख के कहता है अच्छा तो तुम वही मैजिक बीस्ट हो जो कि इंसानों को देख के उससे कम्युनिकेट करना जानते हो, और तुम तो कोरियन लैंग्वेज भी बोल लेते हो है ना। वो वाइल्ड डोंग सू को बोलता है पहले मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूँ, और अगर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी अजीब लग रही है तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। भी वाइल्ड डोंग सू उसे कहता है जब भी कोई चीज गेट से बाहर आती है तो हमें उस चीज के बारे में सावधानी रखनी चाहिए और ये हमें करना पड़ता है। तभी वाइल्ड डोंग सू उसे कहता है मैं तुम्हें सुजेस्ट करूंगा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। कहता है कि जब तक मैं ये कंफर्म नहीं कर लेता कि तुम एक इंसान हो या बीस्ट हो तब तक तुम मेरे सवालों का जवाब दो। तभी वो पर्सन बोलता है चलो ठीक है। वाइल्ड डोंग सू से कहता है क्या तुम डंजन के अंदर मर गए थे, क्या मतलब तुम डंजन के अंदर 10 साल तक कैसे सरवाइव कर सकते हो। भी वाइल्ड डोंग सू सोच रहा होता है कि अगर डंजन के अंदर कोई मर जाए तो वो दोबारा वापस जिंदा हो सकता है।
वो उससे इसीलिए ये क्वेश्चन कर रहा होता है क्योंकि वो अपने ब्रदर के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसका ब्रदर भी वैसे ही मर चुका था वहाँ पे। वो ये जानना चाहता था अगर ये बात सही है तो मेरा ब्रदर भी वापस आ सकता है। तभी वो पर्सन जिन्वू को साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कोई मर जाता है तो वापस नहीं आ सकता वो पर्सन। फिर वो पर्सन वाइल्ड लॉन्गसू से कहता है कि मैं भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। तभी वाइल्ड लॉन्गसू उसे मना कर देता है। वो कहता है सिर्फ मैं क्वेश्चंस पूछूंगा अभी। लेकिन फिर भी वो पर्सन वाइल्ड लॉन्गसू से कहता है कि तुम गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना जानते हो। अभी वाइल्ड लॉन्गसू कहता है तो अच्छा तुम कुछ ऐसा जानते हो जो कि मैं नहीं जानता। असल में यहाँ पे वाइल्ड लॉन्गसू उस पर्सन के ऐसा कहने पे चिढ़ जाता है। उसके बाद वाइल्ड लॉन्गसू उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या ये है कि यहाँ पे तुम ही एक लोते हो जो कि इस डिस्ट्रक्शंस को रोक सकते हो? तुम यहाँ पे बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी ऐसे तुम तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो, है ना? अगर आज के दिन तुम किसी रेड पे जाओगे हंटर की तरह ही, अगर तुम किसी गिल्ड को ज्वाइन करोगे तो तुम काफी सारे पैसे कमा सकते हो। और अब तो यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम भी आ चुका है। हाई रैंक के हंटर्स यानी कि जो मेरे रैंक के हंटर्स होते हैं वो तो इससे ज्यादा ही पैसा कमा लेते हैं ताकि वो आने वाली 3 जनरेशन को अच्छे से सपोर्ट कर सके। बाद वो उसकी पूरी डिटेल चेक करता है और वो कहता तुम्हारी वाइफ का नाम पार्क क्यूक ही है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, और क्या तुम्हें अपनी बेटी का नाम पता है? तभी वो कहता है हाँ मुझे मेरी बेटी का नाम पता है, मेरी बेटी का नाम सांग जिन्हा है। तो गाइस आप लोगों को तो पता लग ही गया होगा कि ये किसकी बात कर रहा है, आगे आपको और भी पता लगेगा। भी वाइल्ड लॉन्गसू उससे कहता है कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है, जिस पर वो कहता है सांग जिनवू। तो गाइस ये जिनवू के फादर हैं जो कि आज से 10 साल पहले डंजन में ही गायब हो गए थे, और जिन्वू ने स्टार्टिंग में ये वाली स्टोरी बताई भी थी। तभी वो वाइल्ड लॉन्गसू से पूछता है क्यों, क्या हुआ? तभी वाइल्ड लॉन्गसू तो यहाँ पे अलग ही इंटेंशन लेके बैठा होता है। फिर वो पर्सन कहता है मुझे बताओ, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें फोर्स करूंगा। तभी वाइल्ड लॉन्गसू कहता है कि चलो फिर ठीक है देखते हैं, और वो वहाँ पे एक रेड कलर का बटन होता है उसको प्रेस करता है जहाँ पे वो उसे एक मैजिक बीस्ट डिक्लेयर कर देता है। तभी ये देखने के बाद डिप्टी डायरेक्टर वहाँ पे आ जाते हैं। तभी वो कहते हैं क्या ये पर्सन एक बीस्ट है? तभी वाइल्ड लॉन्गसू कहता है हाँ सर ये एक बीस्ट है और ये जल्द से जल्द किसी न किसी पे तो अटैक करेगा, इसीलिए ये एरिया यहाँ से खाली करवाया जाए। फिर वाइल्ड लॉन्गसू उसे बोलता है कि मैं अभी कुछ ही दिन हुए हैं कोरिया से आया हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे की क्या कंडीशन है। वाइल्ड लॉन्गसू उसे बताता है कि वो मर चुका है, और वो पर्सन ये सुन के तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वाइल्ड लॉन्गसू उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम हेवन में मिल लेना उससे। दूसरी तरफ हम डेमन कैसल को देखते हैं जहाँ पे जिन्वू के सामने बहुत सारे डेमन बीस्ट आ जाते हैं, लेकिन जिन्वू यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो अपने सोल्जर्स को समन करता है। बोलता है आयरन इग्रीस मेरा रास्ता साफ कर दो। भी वो दोनों के दोनों मिलकर जितने भी वहाँ पे डेमन बीस्ट होते हैं उन सभी को खत्म कर देते हैं। ये जो डेमन्स होते हैं इनका जो बॉस होता है वो ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कहता है ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मुझे तो लगा था कि मेरे सोल्जर्स काफी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑपोजिट ही हो गया। तभी जिन्वू उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम देख नहीं पाए थे क्या कि मैं आ रहा हूँ? लेकिन यहाँ पे जो डेमन बीस्ट का जो बॉस होता है वो जिन्वू को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये तो मरा हुआ है, इसको क्या डर लगता भी होगा? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जिन्वू उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी जिन्वू इस फ्लोर का जो बॉस होता है उसको भी खत्म कर देता है। जिन्वू को यहाँ पे काफी सारे रिवॉर्ड्स और आइटम्स मिलते हैं। साथ ही में जिन्वू को यहाँ पे स्प्रिंग वाटर मिलता है और 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं, और भी काफी सारी चीजें मिलती हैं उसको वहाँ पे। तभी जिन्वू वहाँ पे जितने मरे हुए बीस्ट होते हैं उनके ऊपर बैठ के सोच रहा होता है इनका जो बॉस था मेरे कंपैरिजन में काफी सारे सोल्जर्स को समन कर सकता था, मैं तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम आर्मी को समन कर सकता हूँ, लेकिन वो तो काफी सारों को समन कर सकता था। लेकिन इसकी जो मैजिक पावर्स हैं और एबिलिटीज हैं डेमन बीस्ट को समन करने की, क्या मैं उन सभी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ? यहाँ पे जिनको सोच रहा होता है कि क्या मैं
इसको अपने शैडो सोल्जर आर्मी में ऐड कर सकता हूँ? तभी वो ट्राई करता है, उसके ऊपर एम करता है और उसको शैडो सोल्जर आर्मी में ऐड करने का ट्राई करता है, लेकिन जिन्वो का सिस्टम उसे मना कर देता है और वो कहता है कि तुम इसको अपना शैडो सोल्जर नहीं बना सकते। यहाँ पे जिन्वो को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार क्यों वो उसे अपनी शैडो सोल्जर आर्मी में ऐड नहीं कर पा रहा। वहाँ पे आसपास जितने भी डायमंड बीस्ट होते हैं, जिन्वो उन पे भी ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। तभी वो देखता है वो आइटम जो कि उसे 15th फ्लोर पे मिला हुआ होता है। इसमें उसे जितने भी बॉस लेवल के बीस्ट होते हैं उनको हराने के बाद उसको एक सेट मिलता है। जितने भी उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो उनका एक पार्ट होता है। अगर वो ऐसे ही 3 पार्ट्स को इकट्ठा कर लेगा तो उसे एक नई चीज मिलेगी। तो जिन्वो को इस बार डेमोन मेनार्क का नेकलेस मिला हुआ होता है। यहाँ पे जिन्वो को टोटल 3 आइटम चाहिए होते हैं, जो कि उसे 2 तो मिल चुके होते हैं, लेकिन एक नहीं मिला होता। यहाँ पे एक आइटम मिसिंग है, इसका मतलब एक और लेवल तो जरूर होगा। अगर मुझे उस सेट को कंप्लीट करना है तो मुझे उस बीस्ट को मारना ही होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि जिन्वो का जो क्वेस्ट होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। जहाँ पे जिन्वो को 10,000 डायमंड्स की सोल्स को इकट्ठा करना था, तो उसने यहाँ पे 10,001 सोल्स को इकट्ठा कर लिया होता है। उसका जो एक क्वेस्ट होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन जिन्वो यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुका है। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अब नेक्स्ट लेवल पे जा सके। इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद जिन्वो को यहाँ पे 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो जिन्वो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला रिवॉर्ड होता है उसको चूज करता है, जिसमें वो शॉप में कुछ भी और आइटम ले सकता है। तभी वो सोचता है कि मुझे कौन सा वेपन लेना चाहिए। फिर वो सोचता है मुझे वो चीज लेनी चाहिए जिसकी मुझे अभी नीड है। तभी यहाँ पे जिन्वो चूज करता है कर्ड रैंडम लूट बॉक्स को। यहाँ पे जिन्वो ने कर्ड रैंडम लूट बॉक्स को इसीलिए चूज किया होता है, जब जिन्वो के डेली क्विस्ट हो रहे थे तब उसने डबल कंप्लीट कर लिया था। तो वहाँ पे उसे 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो कर्ड रैंडम लूट बॉक्स को चूज करने का और दूसरा ब्लैक रैंडम लूट बॉक्स को चूज करने का। तो पिछली बार उसने ब्लैक रैंडम लूट बॉक्स को चूज किया था, जिसमें उसको वो की मिली थी जिसकी वजह से वो डंजन के अंदर एंटर हुआ था। इसीलिए वो इस बार कर्ड रैंडम लूट बॉक्स को चूज करता है। जो ब्लैक रैंडम लूट बॉक्स होता है उसमें प्लेयर की जो डिजायर होती है उसके हिसाब से वो उसको आइटम देता है, और जो कर्ड रैंडम लूट बॉक्स होता है वो प्लेयर के हिसाब से उसे वो आइटम देता है। यहाँ पे जिन्वो को ये चेक भी करना था कि कर्ड रैंडम लूट बॉक्स में क्या निकलेगा। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।